Hello everyone, I'm Sakari, and today we will learn about the first few articles of the Indian Constitution. So, very first article we have, that is Article 1 of Indian Constitution, which describes the character of Indian state or Indian nation state as a union of state. तो हमारे यहाँ पर जो टर्म यूज होता है उसका मतलब है यूनियन ऑफ स्टेट्स फॉर इंडियन फेडरलिज्म, जहाँ पर बात करते हैं कि जो यूनियन है वो हमारे यहाँ पावरफुल है इन कंपैरिजन टू द स्टेट। अगर हम लिस्ट की बात करें अंडर द सेवन शेड्यूल, जिसमें सेंट्रल लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट है, तीनों ही लिस्ट के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको सुप्रीम पावर दी गई है टू इंश्योर the unity, integrity, fraternity, democratic principles, basic structure of the Indian Constitution do not get uh, in any sort of subservient position because of any action by the state governments and any other form of government, and that is why the Indian Union is provided the potent power into the Indian framework. देन हम बात करते हैं कि जो फेडरेशन है वो किस तरीके का रिजल्ट है। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट से बात करें तो जब हम यूएस से इसको कंपेयर करते हैं तो वहां पर सारी जो स्टेट्स थी वो सुप्रीम थी अपने आप में, और उन्होंने कहा कि वी वांट अ सेंट्रल पावर एंड दैट रिजल्टेड इनटू द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। बट यहाँ पर states were not supreme. So here the union was supreme and it provided the powers to the states, and that is why we have the decentralization form of government, जहाँ पर एक्सेस सेंट्रलाइजेशन से बचा तो जाता है, लेकिन जो स्टेट्स का फॉर्मेशन है वो इसी वजह से है ताकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन है, जो लेजिस्लेटिव फंक्शन है, जो रिप्रेजेंटेशन है वो अच्छे से हो सके, जो पीपल्स की ग्रीवेंसेज है उनका रिट्रेसल अच्छे से हो सके। एंड इसी वजह से हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का कोई ऐसा एग्रीमेंट नहीं है यूनियन में। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट जो है बनाने का यूनियन के पास अधिकार है, और यूनियन गवर्नमेंट यहाँ पर स्टेट्स को बना भी सकती है, उनको तोड़ भी सकती है, और उनको अमेलगेमेशन भी कर सकती है किसी स्टेट या किसी यूटी के साथ मिला करके। तो आर्टिकल 1 बात करता है इंडिया दैट इज भारत। तो इंडिया का नाम, जिसको हम इंडियन भी कहते हैं और भारत भी कहते हैं, अलग अलग नाम है इंडिया के लिए, बट द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स टू नेम्स, दैट इज इंडिया दैट इज भारत। Then the states and territories shall be specified in the first schedule of the Indian Constitution. तो हमारे यहाँ जो फर्स्ट शेड्यूल है उसमें बताया गया कि कितने स्टेट्स कितने यूटीज होती हैं। जब भी हमारे यहाँ स्टेट्स के नंबर बढ़ाए जाते हैं घटाए जाते हैं तो उसको फर्स्ट शेड्यूल में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। थर्ड बताया जाता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया क्या चीज है। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया कंप्राइजेस करती है टेरिटरी ऑफ स्टेट। अगर हमारे यहाँ पर 29 स्टेट्स है तो उनकी जो टेरिटोरी है, उनका जो टेरिटोरियल स्टेट है वो इंडिया को कॉन्स्टिट्यूट करता है। जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो इंडियन यूनियन में कॉन्स्टिट्यूट करती हैं, और अदर टेरिटरीज उसमें भी एक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 2, जो कि बात करता है जो अभी हमारे यहाँ पे स्टेट या यूनियन टेरिटरी या पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उनको सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट बना सकती है, यूटी बना सकती है, और इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट कर सकती है। तो आर्टिकल 1 के अंदर ही जो लास्ट फीचर है क्लोज सी, वो बात करता है आर्टिकल 2 की। देन यहाँ पर बात की गई है कि जो जुडिशरी है वो इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का, और कोई भी कंट्रोवर्सी होती है कि फेडरलिज्म के ऊपर तो तो जो अल्टीमेट इंटरप्रेटर होता है वो सुप्रीम कोर्ट है इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क। और हमारे यहाँ पर जैसे कि ग्रीन बाय लॉस्टिन, जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट माने जाते हैं, उन्होंने टैग दिया इंडिया को एज अ क्वेसी फेडरल डेमोक्रेसी, जहाँ पर सेंट्रल इज हैविंग सम सॉर्ट ऑफ मोर पावर इन कंपैरिजन टू द स्टेट गवर्नमेंट। देन स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन फेडरेशन, we have central government, state governments primarily, then we have the grassroots form of government. Admission and establishment of new states, article 2, it talks about parliament may by law admit into the union or establish new states on such terms and conditions as it thinks fit. So here the law is not the constitutional amendment law, because here the law simply means under article 13 वट एवर लॉ इज। तो एक जगह पर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से लॉ बनाया जाएगा। अगर आप किसी बाहर के स्टेट को इंडिया के अंदर लाएं तो आप नॉर्मल लॉ से ला सकते हैं। अगर आप किसी बाहर के, इंडिया से बाहर कोई ऐसा जमीन का टुकड़ा है जिसको आप इंडिया के अंदर लाकर उसको स्टेट बनाएं, यूटी बनाएं, ऑलरेडी कोई स्टेट है उसके साथ अमेलगेमेट कर दें, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत नहीं है। लेकिन बेरुबारी यूनियन केस 1967 में ये कहा गया है कि अगर इंडिया ऑलरेडी अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलरेडी अपना टेरिटरी का कुछ पार्ट अगर किसी फॉरेन कंट्री को सीड कर देती है यानी दे देती है, तो उसके लिए यू रिक्वायर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। एंड ये इज द नैनो डिफरेंस बिटवीन। कौशिक, एनीथिंग?
I will add only one point. The Yes. the dispute between the center and state will be decided under the original jurisdiction of the Supreme Court under Article 131. जो भी डिस्प्यूट होगा Yes. पहला ओरिजिनल ऑप्शन का थोड़ा सा बता दो, क्योंकि फेडरल प्रोविजन आपने बात किया ना कि कोई भी डिस्प्यूट राइज होगा तो ओरिजिनल जुडिशन के अंदर में आता है सुप्रीम कोर्ट को। So that is a different thing which we'll be dealing when we'll talk about the judiciary in detail. So then states reorganization commission. तो हमने देखा कि जो हमारे यहाँ पे 11 प्रोविंसेस जिनका आई थिंक नंबर पोस्ट इंडिपेंडेंस 14 हुआ, उसके बाद 30 कमीशन प्रोविंसेस थे जिनको हम यूटी के नाम से जानते हैं, और प्रिंसिपल स्टेट से जिनका अमेलगेमेशन हुआ, तो उसके बाद भी जो रीऑर्गेनाइजेशन है उसकी बात उठने लगी लिंग्विज्म के नाम पे, रीजनलिज्म के नाम पे, जिसको हम बोलते हैं रीजनल पेट्रियोटिज्म, कम्युनिटी के बिहाफ पे। तो हमारे यहाँ कुछ कमीशन आए बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट विच वर एस्टैब्लिश्ड टू डिसाइड हाउ टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट्स। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड थी वो थी लैंग्वेज के बिहाफ पे, एंड द बेसिस ऑफ दिस लैंग्वेज रीऑर्गेनाइजेशन वाज सिंपली हैविंग द एसोसिएशन विद द वेस्टर्न स्टेट्स फॉर्मेशन। जब हम बात करते हैं वेस्टर्न सोसाइटीज की, पर्टिकुलरली यूरोप की, तो वहां पर हर जो कंट्री है वो लैंग्वेज के बिहाफ पे डिमार्केट है। अगर हम पोर्तुगल की बात करें, इधर इटली की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, फ्रांस की बात करें, जर्मनी की बात करें, तो हर किसी की अपनी अलग अलग लैंग्वेज है और उसी लिंग्विस्टिक कम्युनिटी का एक अपना स्टेट है। तो इसी तरीके की बात इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखी गई, लेकिन जैसे कि हम जानते हैं कि इंडिया इज कंसिडर्ड अ डाइवर्स कंट्री, मल्टी डाइवर्स कंट्री, तो हमारे यहाँ पे वो फिजिबल नहीं था। Nonetheless, the central government is instituted commissions which are known as RIC। 1948 में हम बात करते हैं एस के धर कमेटी, तो he rejected the linguistic reorganization of the state on the basis that it will lead to fragmentation of the Indian society and will give preference to one language over the others। जब हम बात करते हैं लिंग्विस्टिक कमिश्नर फॉर द माइनॉरिटीज लैंग्वेज, तो अगर हम लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट बना देते हैं तो उस ऑफिस का कोई एग्जिस्टेंस रहे या ना रहे उसका कोई फर्क नहीं होगा। तो लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन की डिमांड जो है इसके धरती ने मना की, उसके बाद दोबारा से प्रोटेस्ट होने लगा, और हमने देखा कि 1948 के अंदर जो टॉप नॉच एटलॉन थे इंडियन सोसाइटी के, जब प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पिताजी सीतारमैया, they also constituted a committee and studied that whether we can go for the linguistic reorganization of the state or not. But finally, they also said that it cannot be done because of having a large diverse society. If we will go for the language basis, then on the very second day, the people will say that we want states to be reorganized on the religion basis. Third day, they will come that we want the community basis. Fourth day, they will come that we want only one caste to live in one place, one caste to live in one place. So, to prevent such kind of confrontations and conflict of interest, this committee also rejected the reorganization of the states on the linguism basis. And finally, in 1953, Shri Fazal Ali Commission, it recommended linguistic reorganization. Why? Because I think also around this time period, we had the Pravesh, mass protest. yes. First of all, today also there is talk going on of the division of the state on the basis of administrative purpose and also linguistic purpose। एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के हिसाब से तेलंगाना को किया गया था, सो नॉट ओनली ऑन द लिंग्विस्टिक पर्पस। यहाँ पर लिखा हुआ फजी अली कमीशन रिकमेंडेड लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, तो ये लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन सोली नहीं था, तो सोली अगर कभी क्वेश्चन आया तो गलत हो जाएगा। इट इज वन ऑफ द मेजर पॉइंट्स कि पहला है कि प्रिजर्वेशन ऑफ द कंट्री इंटेग्रिटी, उसके बाद फिर promotion of the welfare of the people, of equity on basis of redistribution of the wealth among the state। उसके बाद फिर लिंग्विस्टिक रिऑर्गेनाइजेशन कर सकते हैं और कल्चर को भी प्रमोशन के लिए कर सकते हैं, तो सोली नहीं होगा ये। तो ये यहाँ पर रिकमेंडेड सोली नहीं होना, ये वन ऑफ द पॉइंट है लिंग्विस्टिक। और पहला दो जो था इंपॉर्टेंट एरियाज था कि रिजेक्टेड लिंग्विस्टिक, तो सोली लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर में रिजेक्ट किया गया दोनों तरफ से। क्यों? जैसे प्रवेश ने बता दिया कि उसे रीजनल पेट्रोटिज्म को बढ़ावा मिलेगा और फिर फ्रेगमेंटेशन ऑफ द कंट्री हो सकता है। 53 के समय से ही हर एक स्टेट के अंदर में कहीं ना कहीं मूवमेंट चलना स्टार्ट हो गया था, मोस्टली इन द आंध्र प्रदेश रीजन। आंध्र प्रदेश जो मूवमेंट है वो स्टार्ट हुआ था टू ब्रेक अवे द आंध्र प्रदेश फ्रॉम द मद्रास। तो क्योंकि पहले ब्रिटिश के अंदर में बंगाल प्रेसिडेंसी था, मद्रास था और बॉम्बे था, तो आंध्र प्रदेश स्टेशन स्टार्ट हुआ तो ब्रेक अवे फ्रॉम द मद्रास, तो इसलिए लाया गया। और इसकी ऑन द बेसिस ऑफ दिस एक्ट वाज फॉर्म्ड, और बाकी सब कंट्री के अंदर जो भी स्टेट्स है उसको भी अलग अलग किया गया। फॉर एग्जांपल गुजरात को
महाराष्ट्र नहीं, बॉम्बे प्रेसिडेंट से अलग किया गया, हरियाणा को पंजाब से, ऐसे करके हर जगह अलग किया। जो आगे पढ़े प्रवेश कंटिन्यू। यस। सो आंध्र प्रदेश की जब हम क्रिएशन की बात करते हैं तो पोटी सिरमल्लू, he died after doing a long day strike, and because of which the Fazal Ali Commission recommended that language can be one of the criteria. One And of the apart from criteria, that, yes, प्रवेश adding up ना, it is not only the criteria, one language one state नहीं प्रमोट किया उन्होंने, one of the criteria, हाँ एक criteria वो भी हो सकता है ऐसे टाइप, that is what तो उनकी सोल इम्पोर्टेंट। हाँ पर that कंटिन्यू। language can be one of the criteria. And apart from that, the major concern will be to have the administrative purpose to be met while we are reorganizing the state. And even in that, the five to six important principles were cited by Dr. Fazal Ali, that unity and integrity will be upholded of country. Second, people will not be subjected to any sort of discrimination on the basis of language, like we have son of soil theory today. Third, the language could not become a criteria to decide the public employment in the states. And four or five, the last two factors were that cultural and traditional principles will be ensured that they do not hurt by reorganizing the states on the language basis. So and public law, order and morality. This was the last. So these 4 to 5 principles were cited as a major concern while you are going to reorganize the states, even on the language basis. So though it was not solely on the language, but yes, language was one of the criteria which was agreed by Dr. Fazal Ali Commission. Now we come on Article 3. Article 2 talks about the states which are not in existence, but Article 3 talks about the states and the territory which is already in existence within the perimeter or within the circumference of the India. So new states, alteration of area boundaries, names of existing states. हम देखते हैं कि पंजाब डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पंजाब स्टेट के अंदर नया डिस्ट्रिक्ट बनाया जाता है। हम देखते हैं कि झारखंड के अंदर नए नए डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात होती है। हम देखते हैं कि जो रीनेमिंग हो रही है across India of railway stations, of districts, and many other places, public places. So the question comes here: can state create a district or not? Mansi. Oshik. State can create a district, but he has to send a recommendation to parliament also, ऐसा हो सकता है, क्योंकि पंजाब में किया गया था डिस्ट्रिक्ट अभी, और वो पार्लियामेंट भेजा गया था। बताओ बताओ अभी State बताओ। can create a district, but in that regard, a resolution has to be signed, and a resolution has to be forwarded by the state government to the central government, not the parliament. ठीक है, सेंट्रल। Yes. तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे स्टेट को पावर है, लेकिन जब हम देखते हैं स्टेट लेवल पर, यूटी को स्टेट बनाना है, स्टेट को स्टेट बनाना है, किसी स्टेट को यूटी बनाना है। जम्मू कश्मीर का हम एग्जांपल देखते हैं, नॉर्थ ईस्ट का एग्जांपल देखते हैं, उसके बाद हम हिमाचल का देखते हैं, यूटी से स्टेट कन्वर्ट हुआ। उसके बाद हम गोवा का देखते हैं, स्टेट से यूटी कन्वर्ट हुआ, सॉरी यूटी से स्टेट कन्वर्ट हुआ। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हरियाणा है किस तरीके से वो पंजाब के अंदर से निकलता है। तो ऑल दीज एक्शन आर सोलली इन दी हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो वो करती है। यहाँ पे लिखा हुआ है पार्लियामेंट में बाय लॉ। सो व्हाट डज इट सिग्निफाई? इज इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ? No, it is not a constitutional amendment. It's a ordinary bill. So it is not a constitutional amendment law, it is a normal law under Article 13, which Parliament can sign by the ordinary majority. So increase the area of state, diminish the area, alter the boundary, and alter the name. So these are some features of this act. Now we have the example of Sikkim, that Sikkim before Indian independence it was a princely state जहाँ पर चौगिया डायनेस्टी का रूल होता था, लेकिन सिक्किम के लोगों ने विलिंगनेस दिखाई कि हमें इंडिया में मर्ज होना है और चाइना के साथ मर्ज नहीं होना है। तो फिर फाइनली हमने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन आया, उसके बाद हमने सिक्किम को अपना प्रोटेक्टरेट बनाया 1974 के अंदर, और देन we finally incorporated Sikkim as the integral part of India.
यहाँ पर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की अप्रोच के बारे में लिखा हुआ है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लिंग्विस्टिक होमोजेनिटी कंड्यूसिव टू एडमिन कन्वीनियंस एंड एफिशिएंसी। तो डॉक्टर फजल अली कमीशन की ये बात हो रही है, जिन्होंने कहा कि लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन आप करिए, लेकिन एडमिन कन्वीनियंस और एफिशिएंसी को आप प्रमोट कीजिए। एजुकेशनल कल्चरल नीड्स, जो कि हमने बात की, कि उनको अपहोल्ड किया जाएगा। इकोनॉमिक पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कंसिडरेशंस को ध्यान रखा जाएगा। नेसेसरी सेफगार्ड्स दिए जाएंगे ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड हो, सभी को इक्वल राइट्स अपॉर्चुनिटीज मिले। फाइनेंशियल वायबिलिटीज ऑफ स्टेट को मेंटेन किया जाए, ज्योग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी हो, और होमलैंड का जो कंसेप्ट है वो नहीं होगा कि हम हरियाणा से हैं तो हम हरियाणा के ही हैं, हम बिहार से हैं तो हम बिहार के ही हैं। ये जो कंसेप्ट ऑफ होमलैंड होता है, इसको अपोज किया जाएगा। थ्योरी ऑफ वन लैंग्वेज, इसको भी नहीं माना जाएगा। मल्टीपल लैंग्वेज, जो हमारे यहाँ 8 शेड्यूल के अंदर हम बात करते हैं 22 लैंग्वेजेस, उनको प्रमोट किया जाएगा ताकि पैरोकियल टेंडेंसीज प्रमोट ना हो। और लिंग्विस्टिक क्राइटेरिया पे इंडिया को कभी डिफाइन ना किया जाए, उसकी जो इंडियननेस है, जो नेशनलिज्म है, उसके बिहाफ पे इंडिया को सिग्निफाई किया जाए। तो हम देखते हैं कि शेड्यूल 10 लाया गया था जब हमने सिक्किम को इनकॉर्पोरेट किया, और आर्टिकल 2 है, लेकिन दे वर फाइनली सब्सिक्वेंटली डिलीटेड, और सिक्किम को बाद में एसोसिएट स्टेट बनाया गया। उसके बाद वहां पर रिप्रेजेंटेशन के लिए लेजिस्लेचर हाउस क्रिएट किया गया। देन डायरेक्ट इलेक्शन वहां पर हुए, और फाइनली उसको पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी मिली। एंड देन वी अंडर आर्टिकल 371 एक्ट प्रोवाइडेड स्पेशल प्रोविजन टू सिक्किम, जो कि हम बात करते हैं स्पेशल स्टेटस टू सम ऑफ द स्टेट, जिनमें हमारे 12 स्टेट्स हैं। तो आर्टिकल 3 वी हैव डन। एंड यहाँ पर हम देख लेते हैं प्रोसीजर क्या होता है ऑफ आर्टिकल 3 एंड 4 का। तो कोई भी बिल अगर अंडर आर्टिकल 3 हम लाते हैं, तो दोनों लोकसभा या राज्यसभा दोनों के अंदर वो आ सकता है एज ऑर्डिनरी बिल। और अगर जब हम वो बिल लाते हैं, तो प्राइमरी कंसिडरेशन ऑफ और प्राइमरी रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, दैट इज मस्ट। और प्रेसिडेंट जो है वो स्टेट्स को भी इस बिल को रेफर करते हैं और प्रवेश। उनका कंसेंट। हाँ बोलो जी। हाँ, एक बस इसको याद करने का तरीका है कि मनी बिल is also introduced on the prior recommendation of the president. Constitution amendment bill होता है, it does not require any recommendation from president. तो ये जो बिल है, ये तो ऑर्डिनरी बिल है, और रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट के लिए तो फेडरल प्रोविंस से रिलेटेड है, इसलिए इसको रिकमेंड किया जाता है प्रेसिडेंट से। तो बस याद करने का तरीका पता है। कंटिन्यू प्रोफेसर। यस। और इसके बाद हम देखते हैं कि जो टाइम लिमिट होती है जो प्रेसिडेंट देते हैं स्टेट्स को, कि उसके अंदर अंदर आपको वापस देना है, वो बाइंडिंग होती है। तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग दैट प्रेसिडेंट टाइम लिमिट इज बाइंडिंग ऑन द स्टेट लेजिस्लेचर व्हेन आर्टिकल 3 काइंड ऑफ बिल इज बीइंग प्रेजेंटेड टू देम फॉर देयर कंसेंट। जो ओपिनियन होता है स्टेट गवर्नमेंट्स का या स्टेट लेजिस्लेचर का, वो प्रेसिडेंट पर बाइंडिंग नहीं होता है, क्योंकि जब बात करते हैं क्वेश्चन फेडरल, और जब इंट्रोड्यूस होता है बिल, तो दोनों हाउसेज में पास होना चाहिए, और उसके बाद जो है स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 जिसकी हम बात करते हैं, वहां पर रीऑर्गेनाइजेशन का मेंशन है अंडर आर्टिकल 3, और आर्टिकल 2 इज नॉट कंसीडर्ड एज एन अमेंडमेंट फॉर द पर्पज ऑफ आर्टिकल 368। तो जैसे कि हम बात करें आर्टिकल 3 और आर्टिकल 2, दोनों ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का पार्ट नहीं है, प्रोवाइडेड यू आर सीडिंग द टेरिटरी। तो जब आप सीड करते हैं, जब आप बांग्लादेश को अपने टेरिटोरियल एनक्लेव दिए, तो आपने अपनी टेरिटरी को सीड किया है, तब आपको आप कह सकते हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट होगा, अदरवाइज इट इज नॉट सो। हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। तो किस तरीके से आर्टिकल 3 जो है पहले अप्लाई नहीं करता था जम्मू कश्मीर में, और जम्मू कश्मीर ऑर्डर 1954 जो बात करता है कि जो जम्मू कश्मीर है, अ, उसकी बाउंड्री किस तरीके से होगी, एंड शैल बी इंट्रोड्यूस विदाउट द कंसेंट ऑफ लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट। तो अभी हम अगर आज के टाइम पे बात करें, तो जम्मू एंड कश्मीर इज आउट ऑफ द परव्यू ऑफ आर्टिकल 370 and 350A, जहाँ पर all the laws and applications and the Constitution of India equally applies to the Jammu and Kashmir, and the state is bifurcated into two parts: the Union territories of Jammu and Kashmir and Union territory of Ladakh. And in Jammu and Kashmir Union territory, we have the elected form of government, and that is the Council of Ministers by having a state legislature. But in the Union territory of Ladakh, we have the LG. एंड आइडेंटिटी प्रवेश 3 जगह Yes, पे है जहाँ यूनियन टेरिटरी के पास स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, एंड थर्ड इज पुदुचेरी। Puducherry.
एंड हम बात करें इसी के साथ साथ, तो जो यूनियन टेरिटरीज है वहाँ का जो हेड होता है उसको कई कई नाम से, अलग अलग नामों से जाना जाता है। पहला होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर, दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटर, एंड थर्ड आई थिंक कौशिक देयर इज वन मोर नेम। थर्ड तो बताओ, नहीं पता। एडमिनिस्ट्रेटर। एडमिनिस्ट्रेटिव छोटे जगह के लिए होते हैं ना, लेफ्टिनेंट गवर्नर तो दिल्ली हो गए, पुडुचेरी हो गए और जम्मू कश्मीर हो गए, है ना। नहीं, हम ऐसा नहीं बोल सकते छोटी जगह के लिए होता है। These are the nomenclatures which can be used for a number of places, not on this criteria. Then यहाँ पर लिखा हुआ है स्मॉलर स्टेट्स के मेरिट क्या होते हैं। तो स्मॉलर स्टेट्स के मेरिट होते हैं बेटर एडमिनिस्ट्रेशन होता है, बेटर रिप्रेजेंटेशन होता है पार्लियामेंटेरियंस का, उनकी स्टेट लेजिस्लेचर होती है, ग्रीवियंस रिट्रेसल जो है वो डील होते हैं। अगर हम देखते हैं स्मॉलर स्टेट्स होंगे तो ज्यादा। प्रवेश, ये पढ़ सकते हैं पहली, लेकिन वी कैन काइंडली मूव टुवर्ड्स द क्वेश्चन, इसी में डिस्कस कर लेंगे। क्रिएशन ऑफ स्मॉलर स्टेट एंड कॉन्सिक्वेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंटल इम्प्लीकेशन, इसी में आ गया ना, तो ले लेंगे इसी को, इसी में डिस्कस कर दो। बोलिए। हाँ तो आप बताओ, फिर मैं ऐड कर दूंगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएशन ऑफ स्मॉलर स्टेट्स एंड कॉन्सिक्वेंट एडमिन इकोनॉमिक एंड डेवलपमेंट implications. So when we create smaller states under Article 3 of the Indian Constitution, that helps in the better administrative, economic and development implications. Administrator के हम अगर हम administration की बात करते हैं तो more bureaucracy we have, more admin tribunals, high courts we have, better grievance redressal होता है। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिप्रेजेंटेशन होता है वो ज्यादा होता है, आपका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो इससे सोसाइटीज के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव ग्रीवेंस रेड्रेसल ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी दैट लीड्स टू ऑन द हाई लेवल। इकोनॉमिक की हम बात करते हैं तो स्मॉलर स्टेट जब होता है तो इकोनॉमिक रिसोर्सेज का बेटर मैनेजमेंट होता है, और जो इकोनॉमिक पोटेंशियल होता है स्टेट्स का वो रियलाइज होता है जब हम बात करते हैं जोग्राफिकल इंडिकेशन टैक्स की, जब हम बात करते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की, तो ज्यादा उसको प्रमोट किया जा सकता है। एंड डेवलपमेंट इम्प्लीकेशन, तो अगर आप स्मॉलर स्टेट बनाते हैं तो इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड क्रिएट होती है। जब हम बात करते हैं, अगर हम एग्जांपल यूपी का, जिसमें कि वेस्टर्न ईस्टर्न यूपी के अंदर यही कंसर्न होता है कि डेवलपमेंट इनइक्वालिटी है। द वेस्टर्न यूपी है इज नॉट एज डेवलप्ड एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न यूपी बिकॉज ऑफ द वास्ट लैंडस्केप, तो दैट रिड्यूस। इसके अलावा जो फाइनेंस कमीशन की ग्रांट्स और सब्सिडीज होती हैं उनका बेटर यूसेज होता है। जो मनरेगा लाइक फंड्स होते हैं, जो क्रिएशन ऑफ बेसिक अमेनिटीज है, इंफ्रा क्रिएशन है, वो अच्छे से हो सकता है, सोशल ऑडिट अच्छे से होती है। तो ओवरऑल इट लीड्स टू दी बेटर गवर्नेंस एंड दी डेमोक्रेटिक सेटअप। लेकिन कंटिन्यू। प्रवेश, can you इसमें highlight some हाँ, negative impacts हाँ, also of smaller हाँ, states? बोलो, Negative भी तो होता होगा कुछ। मैं बोलूँ बताओ। प्रवेश। हाँ बोलो। आई थिंक मतलब क्या हो सकता है कि दे विल बी मोर डिमांड ऑफ द स्मॉलर स्टेट्स, दे विल मोर रीजनल पेट्रोटिज्म को प्रमोट किया जा सकता है, कि फॉर एग्जांपल तेलंगाना तोड़े, अब ऐसे कर्नाटक को तोड़े, तो फिर कर्नाटका के अंदर में टूलू लैंड का बात हो सकता है, गोरखा लैंड का बात हो सकता है, तो मोर एंड मोर स्टेट, तो मोर एंड मोर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बढ़ सकता है, क्योंकि प्रोटोकॉल स्ट्रक्चर, सीएम, उनका व्हीकल और पूरा पूरा सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट एक्स्ट्रा क्रिएट करना पड़ेगा कैपिटल, तो एक्सपेंडिचर बढ़ सकता है स्मॉलर स्टेट करने से। एक ये हो गया नेगेटिव एस्पेक्ट में। प्लस प्लस we can हाँ, say कि even जो multiplier effects भी होते हैं, we compare the state of Maharashtra and Goa, तो जो inherent advantages है with the state of Maharashtra वो smaller states enjoy नहीं करते हैं, even in terms of multiplier effect जो overall economy या administration पे भी होते हैं, तो that can also be one of the negatives for smaller states. Okay, so these are the negative sides of the question, and I have told the positive side. But if you talk about the National Commission to Review the Working of Constitution, if you just talk talking about about the the, smaller state. so they are also supporting the idea of स्मॉलर स्टेट्स, बिकॉज अगर आप बात करते हैं मल्टीप्लायर इफेक्ट की, तो आप देखिए कि स्मॉलर स्टेट बढ़ने से टैक्स फ्लुएंसी भी बढ़ती है, बेटर टैक्स मैनेजमेंट भी होता है, फाइनेंशियल इंप्लीकेशन जो होती है वो रिड्यूस होती है। तो ओवरऑल जो गांधीयन आइडिया है ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी, तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के सेटअप के अंदर ही डायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो यूसेज है, जो इम्प्लीमेंटेशन है स्मॉलर स्टेट से हो सकता है। दो योर पॉइंट्स आर आल्सो ट्रू एंड वेल। So now it is written that what are the major basis for states reorganization। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि हमने बात की कि ज्योग्राफिकल कॉन्टिग्यूटी, यानी जो ज्योग्राफिकल लैंडस्केप है उसके साथ एक जस्टिस हो, जो फाइनेंस कमीशन के जो प्रिंसिपल जो उनमें भी बात करते हैं, फाइनेंशियल सेल्फ रिलायंस, एडमिनिस्ट्रेटिव वायबिलिटी एंड पोटेंशियल फॉर डेवलपमेंट, लिंग्विस्टिक कल्चरल होमोजेनिटी, प्रिजर्वेशन, स्ट्रेंथ एंड यूनिटी, सिक्योरिटी,
economic admin consideration and planning. So all of these principles are ensured by Dr. Fazal Ali Commission on state reorganization. So now the questions: how are the states formed in India? Why have the demands of separate states like those of Vidarbha, Telangana, हो चुका etc. है, not been डिमांड government हो चुका है recently? 2014 में, What of it? 14 में हो चुका ना तेलंगाना, हैव बीन हाँ कंसीडर्ड। 1998 का क्वेश्चन है वाला। तो हाउ आर स्टेट्स ठीक फॉर्म्ड इन इंडिया, तो बोल सकते हैं इसमें लिंग्विस्टिक पर्पस लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को इंक्लूड करके, नहीं कल्चरल नहीं, आप ये नहीं, सैंक्टिटी। लिंग्विस्टिक पर्पस बनता है, आप ऐसा नहीं बोल सकते ठीक है, कि हाउ ठीक। स्टेट्स। हाउ स्टेट्स आर फॉर्म्ड इन इंडिया, This question is particularly asking about the procedural प्रोसेस, aspect, हाँ that how ठीक। हम्म, Article 3 आर्टिकल and 3 Article 2, और इसका लिंक हम करेंगे कि आर्टिकल 1 से, कि ओवरऑल जो आर्टिकल 2 और 3 के अंदर बात होती है, जो डॉक्टर फजल अली कमीशन की रिपोर्ट के अंदर जो रिकमेंडेशन है उन पे बनता है अंडर आर्टिकल 2 एंड 3, लेकिन जो ओवरऑल प्रमोट किया जाता है वो आर्टिकल 1 है, दैट इज यूनिटी इंटेग्रिटी ऑफ द इंडिया एंड द ओवरऑल पब्लिक ऑर्डर एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट. Then comment on the financial relations between the union and states in India, and has post 1991 liberalization in any way affected it? So Mansi, would you like to have some comments on this? We will talk about here the finance commission only. So we'll talk about different finance commissions, what changes have been done. Like when we talk about the 14th and the 15th finance commission की हम बात कर सकते हैं, 12th finance commission की हम बात कर सकते हैं. तो their terms of reference and what were their, you can say, the recommendations. तो यही बात होगी कि फाइनेंशियल रिलेशंस एंड ऑफ लेट जो अभी हम रिसेंटली देख भी रहे हैं न्यूज में भी, कि द स्टेट ऑफ केरला एंड तेलंगाना दे आर हाईलाइटिंग कि अगर सेंटर से उतना एडिक्वेट अमाउंट जितना वो डिमांड कर रहे हैं, दैट वुडंट बी डिवॉल्व टू देम, तो देन इट माइट आल्सो क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस आल्सो इन द स्टेट्स. सो पोस्ट जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन भी हम बात कर सकते हैं जो इशू है. तो दीज कैन बी सर्टेन एरियाज वेयर टॉक अबाउट फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स. नहीं ठीक है, फाइनेंशियल रिलेशन का नहीं, बात उसी में। नहीं, I expect something more from you on this question. और यहाँ पे लिखा है 1991 लिबरलाइजेशन का कोई इफेक्ट हुआ है, तो वी कैन से कि यस, states they have become much more, we can say, independent in terms of finances, in terms of the investment, in terms of FDI that they are getting. We are seeing कि different investment summits किए जा रहे हैं in different states. So as we can say, more specialized in infrastructural investment development के लिए we are seeing this one positive impact, but at the same time risks are also, we can say, high with such types of investments. And it has also created somewhere regional inequality in development as well. इसमें दो मैं ऐड करूंगा कि पहली बात है कि रैशनलाइजेशन ऑफ द जीएसटी जब हुआ है, देयर इज ए सेंट्रलाइजेशन ऑफ द टैक्स कलेक्शन, और उसमें सेस और बाकी सरचार्जेस का यूज किया जाता है ज़्यादा। दूसरा कि स्टेट का अपना फिजिकल डेफिसिट टैकल करने में दिक्कत होता है और उनको ग्रांट की मदद लेना पड़ता है इस यूनियन से। तो फिजिकल जो रिलेशन है वो थोड़ा स्क्यूड टुवर्ड्स द यूनियन है 1990 बाद से, ऐसा बोल सकते हैं। जो एक ग्रांट होता है ना, दो टाइप का ग्रांट होता है, एक तो फाइनेंशियल डेवोल्यूशन अकॉर्डिंग टू द फाइनेंस कमीशन, और एक और होता है कि स्पेसिफिक डिस्क्रिप्शन ग्रांट ग्रांट दिया जाता है बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो प्रवेश ऐड कर दो आप। तो ये क्वेश्चन बेसिकली ये मांग रहा है कि फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट क्या है। तो आर्टिकल 268 से 280 जब हम बात करते हैं फाइनेंशियल रिलेशन अंडर पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये उसकी बात हो रही है। तो इसमें हम बताएंगे कि जो टैक्सेशन अथॉरिटीज हैं वो डिवाइडेड है सेंट्रल स्टेट के बीच में, जो फाइनेंशियल बिल्स हैं, मनी बिल्स हैं, जो लेजिस्लेटिव मैटर्स हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स है फाइनेंस रिलेटेड, वो यूनियन और स्टेट के बीच में किस तरीके से मैटर है। जैसे कि एग्जाम्पल, पार्लियामेंट हैज अथॉरिटी टू चार्ज यूनियन लिस्ट टैक्सेस, स्टेट के पास स्टेट के और कॉन्करेंट में दोनों कर सकते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि जो पार्लियामेंट है और जो स्टेट है उनके फाइनेंशियल रिलेशंस में क्या क्या इश्यूज आते हैं। तो उसमें फिर मानसी जी की बात आएगी कि फाइनेंस कमीशन है जिसमें डिवोल्यूशन की बात होती है ऑफ द फंड एंड द ग्रांट्स एंड एड। देन हम बात करेंगे कि जो फाइनेंशियल रिलेशंस है बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स वो कहाँ कहाँ पर प्रॉब्लम आती है। तो टाइमली पेमेंट नहीं होता है, और जो स्टेट्स हैं उनकी डिमांड ज्यादा होती है, स्टेट एक्टिविटी चेकर को एक्सीड हो जाता है, FRBM की जो लिमिट है उसको नहीं किया जाता है ध्यान में,
उसके बाद क्वेश्चन मांग रहा है कि हैज पोस्ट 1991 लिबरलाइजेशन इन एनी वे अफेक्टेड इट। तो इसमें पॉजिटिव भी आएगा, नेगेटिव भी आएगा, जिसमें हम बात करेंगे जीएसटी की अंडर आर्टिकल 101। उसके बाद हम बात करेंगे कि लिबरलाइजेशन के आने से किस तरीके से जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसकी जो फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस है टुवर्ड द स्टेट्स, वो किस तरीके से बढ़ गई हैं अमिड द राइजिंग डेवलपमेंट, राइजिंग ग्रोथ। जब हम 5th ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं कि किस तरीके से जो स्टेट्स हैं उनको कॉम्पिटेटिव फेडरलिज्म और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के अंदर आज के टाइम पे जब नीति आयोग इस टर्म का यूज करता है तो फाइनेंशियल रिलेशन किस तरीके से रोबस्ट हो रहे हैं। और नेगेटिव में हम बताएंगे कि जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको जो ग्रांट्स है बाहर देशों से वो लेने में सेंट्रल गवर्नमेंट की एक्सेस परमिशन है, वहां पर ग्रांट से नेट जो है खत्म हो जाते हैं तो उसके लिए उसको वेट करना पड़ता है। तो दिस क्वेश्चन वाज आस्किंग अबाउट दिस, इफ एनीवन हैज एनी अदर पॉइंट ऑफ व्यू सो ही और ही मे रेज नाउ। No, Bhavesh, continue. Now we are looking the third question. What is bicameral legislature? Mention the states that have a bicameral legislature in our country. So, Mansi. Bicameral legislature is like we have two houses in the legislature. For example, in Union we have Lok Sabha and Rajya Sabha. In states we have Legislative Assembly and Legislative Councils. So this is a simple meaning, and then we can talk about mention about their powers also. Then we can say mention the states that have bicameral legislature in our country. So it includes states like UP is there, Maharashtra is there, I think Karnataka is also part of it. So these can be some of these states, and in UTs, I think I can't recall about UTs में भी कौन किसी में ऐसा है कि नहीं। याद करने का तरीका है कि बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों बाउंड्री पे है तो वो एक हो गया, महाराष्ट्र कर्नाटका दोनों बाउंड्री पे तो वो दोनों हो गया, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ये होगा। बोलो प्रवेश। So there are 6 states which have bicameral legislatures in today's context. So I will start this question that bicameral legislature is the basic structure, is a part of Indian basic structure doctrine and represents and enriches the parliamentarian democracy under Article 75 in the Indian Constitution. बाईकैमरल लेजिस्लेशन फिर होता क्या मानसी ने बताया। उसके बाद मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि बाईकैमरल लेजिस्लेशन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिस्ट मैकेनिज्म से भी अंडर 7 शेड्यूल मेंशन किया गया है कि अलग अलग पावर्स होंगी, सेंटर की अलग, स्टेट की अलग, और उसके अंदर भी जो है कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगे। देन बाईकैमरल लेजिस्लेचर का जो हल्का सा हम प्रोसेस बता देंगे कि किस तरीके से जो इंडियन पार्लियामेंट है यहाँ पर प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा और स्टेट्स में गवर्नर, काउंसिल एंड असेंबली ये होता है। और जो बाईकैमरल लेजिस्लेचर है वो प्रमोट करता है कि जो स्टेट्स के इंटरेस्ट हैं वो और जो यूनियन के इंटरेस्ट है वो आपस में कोऑर्डिनेट होकर काम करें। फिर हम बात करेंगे मेंशन द स्टेट्स ऑफ बाईकैमरल लेजिस्लेचर इन आवर कंट्री। तो इन टुडेस कॉन्टेक्स्ट वी हैव ओनली 6 बाईकैमरल लेजिस्लेचर्स, जिसमें हम बात करते हैं जैसे उसमें बताया बिहार की, आंध्रा की, महाराष्ट्र की एंड सम अदर स्टेट्स। सो दिस इज हाउ वी विल कंक्लूड दिस क्वेश्चन। Now the question is how does interstate council establish यहाँ पे coordination? मेरे को एक कंसर्न है प्रवेश की, आपने बोला कि बाईकैमरल लेजिस्लेचर इट इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बट हम इसको ऐसे कैसे बोल सकते हैं बिकॉज क्योंकि सारी स्टेट्स में बाईकैमरल लेजिस्लेचर नहीं है, एंड इट कैन बी रिमूव्ड आल्सो एंड इट कैन बी एडेड आल्सो इन अ पर्टिकुलर स्टेट। तो हाउ when we are talking about the bicameral legislature as a part of Indian Constitution, it simply means that the union government not part of Indian Constitution, it is a part of Indian Constitution, but आपने बोला कि it is a part of basic structure. Basic structure. So the central bicameral legislature is a part of basic structure. You cannot say that let's remove the Rajya Sabha. We cannot say that let's have only one house in the Indian context. So bicameral legislature is a part of basic structure and opined by Supreme Court in the Indira Gandhi Nehru case, in the LIC India case also, that bicameral legislature is a part of parliamentarian democracy and cannot be nullified. Okay. So now I think we have this question: how does the interstate council establishes coordination between states? तो Oshika बताइए। The interstate council is under Article 263 for the coordination between the states, or how does it establish coordination? तो बोल सकते हैं कि review of the policies of the states, implementing the best model, फिर politically
जो अपोजिशन पार्टी है या फिर गवर्नमेंट इन पावर है उनके बीच में कोऑर्डिनेशन एस्टैब्लिश करते हैं ताकि पॉलिसी पैरालिसिस नहीं हो पाए। तो उसी के हिसाब से बात कर सकते हैं। प्रकाश, बोलो आप। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे कि इंटर स्टेट जो काउंसिल होती है उसमें फुल रिप्रेजेंटेशन होता है इक्वल लेवल पर, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। इंटर स्टेट काउंसिल का सेक्रेटरेट होता है जो इंश्योर करता है कि जो स्टेट्स की डिमांड है उनको टाइमली इंकॉर्पोरेट किया जाए, और इंटर स्टेट काउंसिल की जो मीटिंग्स होती है उनमें उसका रिप्रेजेंटेशन हो, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनको इंकॉर्पोरेट करें उन डिमांड्स को। इंटर स्टेट काउंसिल जो है वो उसकी जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो प्रमोट करती है कि स्टेट्स की जो ग्रीवियंसेस हैं उनका टाइमली रिड्रेसल हो सके। तो इस तरीके से ये एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की तरफ बढ़ने का एक रास्ता है जो कि अंडर आर्टिकल 263 होता है, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इसके कर्ता धर्ता होते हैं जो इसको एस्टैब्लिश करते हैं। एंड वी हैव अ परमानेंट इंटर स्टेट काउंसिल अंडर आर्टिकल 263 ऑफ द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, I think, which was suggested by Dr. Sarkaria Commission. Okay, Prakash, we can end. Now we have, okay, I think the time is up, and thank you so much. We'll meet tomorrow with these set of questions and the other concepts of the Indian polity. Thank you so much. Keep watching us.